हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एफएसएसएआई के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज एफएसएसएआई के बारे में हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि फूड सेफ्टी को लेकर के जो भी लॉ और लेजिस्लेशन हुए उसको लेकर के क्या बैकग्राउंड रहा है, और एफएसएसएआई के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, और फिर हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है एफएसएसएआई की, और हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई के बारे में, यानी कि हम देखेंगे कि कैसे एफएसएसएआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि त्रिपुरा में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है उसके लिए जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जो फूड्स एफएसएसएआई का जो सिलेबस है, यानी कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो सिलेबस है वही सिलेबस त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का है। तो आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी जॉब को लेने में। तो आज हम इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यार, जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना, जिससे आपको कुछ भी नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उसको अगर हम अपलोड करते हैं वीडियो बना करके तो आपको ईजिली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो लोग यार पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर जो नए लोग हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा, पूरे यूट्यूब पे इकलौता हमारा चैनल है, ये आप जानते भी होंगे, कि जहाँ पर आपको फूड सेफ्टी से रिलेटेड या फिर एफएसएसएआई से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर जो आपको अपडेट मिलता है वो एक ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे फेक चैनल हैं यूट्यूब पे, तो उन पे आप ध्यान देखिए, उसके बाद में आप चीज़ों को देखिए, क्योंकि फालतू में आप परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे जब उस पर वीडियो देखते हैं तो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि रियली में ऐसी वैकेंसीज़ वगैरह निकली हैं, बट वो सब फेक है। तो आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा वेट करिए, अगर रियली में वैकेंसी आई होंगी तो और भी वेबसाइट्स पे अपडेट हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर 4000 प्लस मेंबर हैं। वहाँ पर अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है इंपॉर्टेंट तो हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसके साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो एक वेबसाइट है हमारी www.swaeducation.com। तो www.swaeducation.com पे जाकर आप विज़िट करिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्या सिलेबस है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हमें मेल कर सकते हैं। एक हमारा और मेल आईडी है, वो है info@swaeducation.com, आप उस पर भी हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम एफएसएसएआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एफएसएसएआई की जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको ये एक टैगलाइन देखने को मिलती है जो कि है वन नेशन वन फूड लॉ। तो एफएसएसएआई जो है वो इसी पे काम कर रहा है। एफएसएसएआई को लाया भी इसी वजह से गया था कि उन्हें गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे ऑर्डर्स और रेगुलेशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ के लिए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से, एक तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टोरेज को लेकर के, इंपोर्ट्स को लेकर के, उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी को लेकर के आया गया जिसका नाम रखा गया एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई आज के टाइम पे इस चीज़ पे काम कर रहा है कि वन नेशन वन फूड लॉ। कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फूड लॉ होना चाहिए जो कि पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले, कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होते थे, जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो पूरे कंट्री में एक ही फूड लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, जिसको कंट्रोल करता है एफएसएसएआई। तो इस बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, फिर एफएसएसएआई के बारे में देखेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ एफएसएसएआई देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई क्या है, यानी कि कैसे एफएसएसएआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम इनिशियल लेवल से कर रहे हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो यार यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं जो स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रेयर टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। देखिए 2006 के पहले की कहानी कुछ और थी, और जैसे ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आया उसके बाद की जो स्टोरी है वो एकदम अलग है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं 2006 के बाद, और 2006 के पहले कुछ और थी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेयर टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 देयर वाज मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ, यानी कि कई सारे फूड लॉज थे 2006 के पहले।
food related legislation was fragmented and there was a lack of uniformity in approach and effect। जब बहुत सारे फूड लॉ थे, यानी कि मल्टीप्लिसिटी थी फूड लॉ को लेकर के, तो जब मल्टीप्लिसिटी होगी तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आएगी? तो पूरे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो फूड के रेगुलेशन है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो ये एक तरीके से क्या था, ये एक लैग देखने को मिला यूनिफॉर्मिटी में पहले के टाइम पे, अगर हम बात करें 2006 के पहले। इसके अतिरिक्त मोर ओवर देयर वर वेरियस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ फूड। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ थी या फिर ऑर्गेनाइजेशन थे या फिर एजेंसीज़ थी, वो क्या कर रही थी, वो डिफरेंट डिफरेंट फूड सेक्टर्स को लेकर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने का काम कर रही थी। ठीक है, तो किसी भी एक मिनिस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद में है द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ फूड fail to match the rapid evolution of food related technologies and advancement in production, storage and distribution, sales etc। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो फूड फेल टू मैच द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ फूड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, यानी कि इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हुई फूड को लेकर के, फूड से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनका एवोल्यूशन हुआ, इतनी तेज़ी से रैपिड चेंज आया और उसको लेकर के जो फूड लॉ थे ना वो मैच नहीं कर पाए, यानी कि उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी थी और फूड को लेकर के जो एवोल्यूशन आया उसमें एक तरीके से वो मैच नहीं कर पाए। जो भी फूड लॉ थे वो पूरी तरीके से रेगुलेशन नहीं कर पाए फूड के प्रोडक्शन को लेकर के और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स को लेकर के। तो ये भी एक तरीके से लैग था, जो भी फूड लॉ थे वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं थे कि वो पूरी तरीके से हमारे कंट्री में या फिर इंपोर्ट्स को लेकर के या फिर स्टोरेज को लेकर के या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें या फिर रेगुलेट कर सकें। तो ये एक तरीके से लैग था जो पहले के फूड लॉज थे उनमें। उसके बाद में आगे दिया गया है इन दिस बैकग्राउंड दैट द नीड फॉर अ सिंगल लॉ with single regulatory body at national level on all food safety and related matters was felt to ensure holistic approach, uniformity and effective implementation। उसके बाद में क्या हुआ, इन दिस बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक नीड, एक सिंगल लॉ की नीड फील हुई कि हाँ ऐसा करना चाहिए, एक ऐसी सिंगल रेगुलेटरी बॉडी को लेकर आना चाहिए एक नेशनल लेवल पे जो ऑल फूड सेफ्टी और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको एक तरीके से डील कर सके और एक हॉलिस्टिक अप्रोच हो सके, यूनिफॉर्मिटी हो सकते एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है, जिससे हम एक तरीके से अगर हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं या फिर कोई गैजेट में इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देनी होती है, कोई नोटिफिकेशन निकालना होता है, वो गैजेट पेपर पे निकालते हैं। तो एक तरीके से अगर वो करते हैं तो वो थ्रू आउट द पूरे मतलब कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जो यूनिफॉर्मिटी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स इंटेंशन इन दिस बिहाफ इन द बजट स्पीच इन 2002, यानी कि 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा और इसकी तरफ इन्हें इंटेंशन हुआ इनका कि चलो हाँ एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर के आते हैं, एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी को लेकर के आने के बारे में सोचा जो पूरे कंट्री में एक तरीके से यूनिफॉर्म लेवल पे एक तरीके से फूड को कंट्रोल कर सके या फिर रेगुलेट कर सके और एक तरीके से इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके फूड लॉ का। तो 2002 में इसके बारे में थोड़ा सा सोचा गया और गवर्नमेंट ने इसको लेकर डिक्लेरेशन दिया। आगे अगर हम बात करें, द वर्क pertaining to consolidation of various act orders governing food was entrusted to Ministry of Food Processing Industries, who piloted the Food Safety and Standard Bill 2005, which was finally enacted as the Food Safety and Standard Act 2006 by the Parliament, and the same was published in the Gazette of India on 24th August 2006 after receiving assents of the President on 23rd August 2006। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा कि
अगर सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी लॉ को बनाने से पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट क्या होता है? एक पेपर फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम एक तरीके से एक रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, एक प्रस्ताव भी बोल सकते हैं। उस ड्राफ्ट को जब पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो जब वो पार्लियामेंट में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से जब वो पास हो जाता है, तब वो बिल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में वो जाता है किसके पास? हमारे प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास। जब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं या फिर यानी कि उस पर अपनी एसेंट दे देते हैं, उनकी सहमति हो जाती है उस पर। तो उनका जैसे ही एसेंट रिसीव होता है, उसके बाद में वो बन जाता है एक्ट। अब इस जो पेपर फॉर्म में जो लॉ है उसको एक्ट बोलते हैं। उस एक्ट को अब पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, यानी कि पार्लियामेंट और एक तरीके से राष्ट्रपति का जो मेन रोल होता है इसमें। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि क्या हुआ कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल जो है वो 2005 में लेकर के आया गया। उसके बाद में 2006 में क्या हुआ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर के आया गया। 2005 में बिल आया, उसके बाद में उस बिल को ही कन्वर्ट किया गया किसमें? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी कि 2006 में बाय द पार्लियामेंट, एंड द सेम वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 24 अगस्त 2006। उसके बाद में जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें इसको पब्लिश किया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है गैजेट ऑफ इंडिया, जिससे वो किसी भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को नोटिफाई करते हैं। ठीक है, तो 2006 में क्या हुआ, उसको गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया गया, पब्लिश किया गया आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 23 अगस्त। यानी कि 23 अगस्त को क्या हुआ, राष्ट्रपति ने इसको सहमति दे दी 23 अगस्त 2006 में। उसके बाद में 2006 में 24 अगस्त को, यानी कि उसके नेक्स्ट डे ही इसको क्या हुआ, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया गया। उस दिन से आज तक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट है। तब से यही एक्ट पूरे इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो काम कर रहा है और पूरी तरीके से इंडिया में फूड को रेगुलेट कर रहा है और एक इफ़ेक्टिव तरीके से फूड लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। The Food Safety and Standard Act 2006 was enacted as a consolidated act, and the following Food Act and orders were repealed with its enactment। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इससे पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के पहले कई सारे लॉज थे। ठीक है, कई सारे फूड ऑर्डर्स थे जो एक तरीके से डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ को क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे, यानी उसको रेगुलेट कर रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही 2006 वाला एक्ट आया, उसने कई सारे जो एक्ट थे, ऑर्डर्स थे, उनको रिपील कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, और एक कंसोलिडेट फॉर्म में एक एक्ट को बनाया गया जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो एक्ट हैं या फिर वो ऑर्डर्स हैं जो 2006 के पहले इंडिया में वर्क कर रहे थे, जिनके थ्रू डिफरेंट जो फूड कमोडिटीज़ हैं, यानी कि डिफरेंट फूड आर्टिकल्स कह सकते हैं, जिनको एक तरीके से रेगुलेट किया जा रहा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1916 में, यानी कि 1916 में गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कुछ गवर्नमेंट ने, इंडिया में जो गवर्नमेंट पहले थी, उसने थोड़ा सा सोचा कि हाँ ये इंडिया में फूड लेजिस्लेशन के बारे में थोड़ा सा सोचा गया, बट काम कुछ नहीं हुआ, बस एक तरीके से सोचा गया इंडिया में लेजिस्लेशन लाने के बारे में। फिर 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, यानी कि पीएफए को लेकर के आया गया। ठीक है, तो पीएफए आया, पीएफए ने काफ़ी टाइम तक काम किया। ठीक है, लेकिन इसमें मेजर क्या था, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजर जो फोकस था वो अडल्ट्रेशन को लेकर था। यहाँ पर फूड सेफ्टी को लेकर के कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्रेशन को फोकस किया गया था। एक और ऑर्डर था, वो बोल सकते हैं फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। ठीक है, उसके बाद में मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 और वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर ये था 1947। एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर ये था 1998। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 और द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर 1967। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कुछ एक्ट या फिर ऑर्डर्स हैं ये पहले 2006 के पहले काम कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीट जो है उसके लिए अलग एक्ट है, वेजिटेबल्स के लिए अलग है, एडिबल ऑयल के लिए अलग है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए अलग है, इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए अलग है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि एवरी कमोडिटीज़ के लिए, यानी कि फूड कमोडिटीज़ हैं उनके लिए कोई सेम लॉ हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी तरीके की यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या किया गया, इन सारे जो लॉज हैं या फिर एक्ट हैं, इनको क्या किया गया, रिपील कर दिया गया, या फिर इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया गया जिसे 2006 बोलते हैं, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, दीज एक्ट और ऑर्डर्स वर रिपील्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एफएसएसएआई की बात आती है। एफएसएसएआई वॉज कंसिक्वेंटली इस्टेब्लिश इन 2008, यानी कि इसके फलस्वरूप इसके पश्चात ही 2008 में एफएसएसएआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो 2011 दिखाएगा, यानी कि एफएसएसएआई का इस्टेब्लिशमेंट, वो भी सही है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम सही से पढ़ते हैं तो एफएसएसएआई की वेबसाइट पे भी अगर आप देखेंगे तो एफएसएसएआई जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका था 2008 में, बट वर्क विद इन द फूड अथॉरिटी इफेक्टिवली बिगेन इन 2011। 2011 से ही इसने अपना वर्किंग स्टार्ट किया आफ्टर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन वर नोटिफाइड। तो 2011 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के एक एक्ट आया था, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आया 2011 में, उसके बाद में एफएसएसएआई ने वर्क करना स्टार्ट हुआ एज अ ऑफिशियल लेवल पे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि आखिर एफएसएसएआई है क्या, अगर कोई आपसे पूछे एफएसएसएआई है क्या एक ऑफिशियल टर्म में, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं उनको छोड़ करके जो भी बॉडी होती हैं जिनको किसी भी लॉ के थ्रू बनाया जाता है, यानी कि किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है ना, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर पेरेंट एजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ एफएसएसएआई। तो पेरेंट एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद में इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में है। अब हिस्ट्री ऑफ एफएसएसएआई की अगर हम बात करें तो एफएसएसएआई वाज इस्टेब्लिश बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर अल्बुमेन रामाडोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2011। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2011 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लेकिन 2008 में कहीं ना कहीं एफएसएसएआई इस्टेब्लिश हो चुका था, इसको नोटिफाई किया जा चुका था, लेकिन अगर वर्किंग में देखा जाए तो 2011 से आया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर 2011 नहीं है तो आप 2008 को ही टिक करेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो विच वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन ईयर 2006, द एफएसएसएआई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स। यानी कि 2006 वाला जो एक्ट है वहीं से निकल करके सारी चीज़ें आई हैं, उसी के थ्रू एफएसएसएआई काम करता है, ठीक है। और आगे जो दिया गया है, जो एफएसएसएआई है ना, एफएसएसएआई का जो अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 23 मेंबर होते हैं टोटल, यानी कि 22 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, तो टोटल मिला के 23 मेंबर्स होते हैं। उसके आगे हम बात करें, द एफएसएसएआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर फूड so that there is one body to deal with food rules and regulation in India and no confusion in mind of consumer, traders, manufacturer and investor। अब देख रहे हैं कि जो पीछे प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आ गया, यानी कि वन नेशन वन फूड लॉ। तो एफएसएसएआई इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड्स को बनाना, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ऑल ओवर इंडिया में, और एक तरीके से एक फूड लॉ होना चाहिए जिससे ऑल ओवर इंडिया में रेगुलेशन हो सके, ठीक है, जिससे जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर या फिर इन्वेस्टर हैं तो उनके माइंड में इसको लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है यार कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे हुआ। तो द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर द एक्ट इज असाइंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर 2008 को ही
एक तरीके से सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं लगभग कंप्लीट हो चुके थे एफएसएसएआई के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई अंडर सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट which is central authority for enforcement and implementation of the act. As per act, the headquarter of FSSAI shall be in Delhi and will establish its offices in other parts of India. यानी कहने का मतलब जो एक्ट था उसमें ये बात साफ साफ लिखी है, जब आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि एफएसएसएआई का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होगा। इसके साथ ही साथ एफएसएसएआई चाहे तो अपने इंडिया में डिफरेंट पार्ट में अपने ऑफिसेस को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो उसके बाद में द हेड ऑफिस ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी एट न्यू दिल्ली, ठीक है। द फूड अथॉरिटी मे इस्टेब्लिश इट्स ऑफिसेस एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें टुडे द अथॉरिटी ऑल्सो हैज़ 6 रीजनल ऑफिसेस। एफएसएसएआई के जो 6 रीजनल ऑफिसेस हैं वो कौन कौन से हैं आज के टाइम पे, लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है, और एक हो गया गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि एंड चेन्नई। तो ये डिफरेंट प्लेसेस हैं इंडिया में जहां आज एफएसएसएआई के जो रीजनल ऑफिस हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द मैंडेट फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sales and ensure availability of safe and wholesome food for human consumption। कहने का मतलब ये है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट था हमारा 2006 वाला, उसमें ये साफ साफ ये चीज़ें मेंशन्ड है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द मैंडेट फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ फूड। उसमें साफ साफ इसे इंस्ट्रक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कि एक तरीके जो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं फूड को लेकर के, फूड आर्टिकल्स को लेकर के, उनको इस्टेब्लिश किया जाए और रेगुलेट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्टोरेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ, और इसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जा सके जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो सेफ़ और होलसम है कि नहीं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इन सारी बातों का जो ध्यान रखना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड उसके बाद में एफएसएसएआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि एफएसएसएआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ही काम करता है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में। तो मिनिस्ट्री को जो इंस्ट्रक्शंस थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एफएसएसएआई को देगा मिनिस्ट्री, और एफएसएसएआई ग्राउंड लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करेगा अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू यानी और फूड सेफ्टी डेजिग्नेटर ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। तो ये एक आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे मतलब एफएसएसएआई को लेकर आया गया और क्या ज़रूरत पड़ी। आखिर पहले चीज़ें चल रही थी, पहले भी बहुत सारे लॉ थे, आखिर क्यों लेकर के आया गया। तो आज आप देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, पहले जो थे वो काफ़ी अलग चीज़ें थी और आज के टाइम पे काफ़ी अलग हैं। तो आज के टाइम पे आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसी फूड को बात करें, किसी फूड की बात करें, या फिर कोई छोटे से छोटा पैकेट अगर आप उठाते हैं किसी मार्केट में, बड़े से बड़ा अगर किसी पैकेट को उठाते हैं फूड से रिलेटेड, तो किसी फूड आर्टिकल में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर या फिर एफएसएसएआई का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप बहुत बड़े एक लार्ज लेवल पे कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में एफएसएसएआई फूड को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि फूड से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये था यार आज के हमारे वीडियो में। तो आगे हम देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम फूड अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं फूड एफएसएसएआई के अंडर में जो ऑल ओवर इंडिया में वर्क करते हैं और कैसे फूड सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा पहले आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो को लेकर के आएँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करना soeducation.com, और जो वैकेंसीज़ निकली हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।